प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज हिंदी विषय के में 12वीं कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। पूर्व की भांति जो प्रकरण चल रहा था भाषा और आधुनिकता, जिसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं, इसके 2 भाग आप लोगों को बताया जा चुका है, पढ़ाया जा चुका है। अब यह तीसरे भाग के रूप में आपके उस अन्वित की मैं बात करना चाहता हूँ, जिसमें आप देखें कि भाषा में आधुनिकता लाने के लिए विज्ञान का कितना बड़ा योगदान है। तो उस विज्ञान के योगदान का प्रभाव भाषा पर किस प्रकार पड़ता है, इस पर बताया जा रहा है। तो देखें कि विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीज़ों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। विज्ञान प्रतिदिन कुछ न कुछ नई चीज़ का आविष्कार करके और समाज में उसे वह देता रहता है। नया चीज़ का आविष्कार करना ही विज्ञान है। तो जब कभी नया आविष्कार होता है, उसे एक नई संज्ञा दी जाती है, क्योंकि वह नया चीज़ होता है, उसका एक नया नाम दिया जाता है। और जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है, वह देश उस आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। वह अपने देश के नाम पर, अपने वैज्ञानिक के नाम पर, या अपने देश के किसी महत्वपूर्ण आस्थान या इमारत के नाम पर, या वैज्ञानिक के नाम पर, या महापुरुष के नाम पर उसका नामकरण करता है। इसलिए वह उस देश के नामकरण के द्वारा जहाँ उसका आविष्कार होता है, वहाँ उसका नामकरण भी होता है। वही शब्द प्रायः अन्य देशों में बिना परिवर्तन के वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है। अर्थात वह चूँकि वैज्ञानिक आविष्कार के कारण उसका नामकरण हुआ है, तो दूसरे देश में भी वह वही नाम ज्यों का त्यों चला जाता है, और उसका नामकरण अन्य देशों में बिना परिवर्तन किए स्वीकार करना स्वाभाविक हो जाता है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यदि हर देश उस चीज़ के लिए अपना अपना नाम, अलग नाम देता रहेगा, तो उस चीज़ को समझने में ही दिक्कत होगी। अर्थात एक स्थान पर जो उसका नामकरण हो गया, जो आविष्कार के समय, वह पूरे विश्व में वही नाम चलता रहता है, और उसको वह देश भले ही वहाँ वह शब्द कभी न रहा हो, लेकिन उसे वह स्वीकार कर लेता है, न कि अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से स्वीकार किया जाता है। अगर अलग अलग नाम से स्वीकार किया जाए तो वह दिक्कत, वह परेशानी ज्यों की त्यों बनी रहेगी। अर्थात उसको समझने में, समझाने में काफ़ी दिक्कत की सामना करनी पड़ती है। इसलिए जैसे रेडियो आविष्कार इसका किसी और जगह हुआ, टेलीविज़न, स्पुतनिक, या ऐसे जो शब्द हैं, वह शब्द चलते फिरते शब्द नहीं हैं, बल्कि आविष्कार के साथ ही इन नामों को जोड़ दिया गया, और वही नाम आज भी अभी चलते रहते हैं, चाहे जिस देश में आप जाएं। प्रायः सभी भाषाओं में इनके लिए एक ही शब्द प्रयुक्त है, और चाहे वह भाषा कोई बोली जाए, रेडियो रेडियो है, चाहे जापानी भाषा में हो, चाहे पाकिस्तानी भाषा में हो, अर्थात पाकिस्तान में बोला जाता हो, या हिंदुस्तान में बोला जाता हो, लेकिन उसका नाम वही रख दिया गया है, और उसे सभी लोग आसानी से समझ जाते हैं। और एक उदाहरण देखिए कि सीढ़ी लगाना। यह सीढ़ी लगाना एक प्रकार का मुहावरा भी है। ऊपर चढ़ने के लिए अनादिकाल से भारत में एक ही साधन मौजूद था, जिसे कहा जाता है सीढ़ी। अर्थात जब ऊंचाई पर चढ़ना होता है तो सीढ़ी का प्रयोग किया जाता था, और वही एक नाम था जिसको सीढ़ी। औद्योगिक क्रांति आदि ने आवश्यकता के अनुसार, अर्थात ज्यों ज्यों औद्योगिक क्रांति हुई, उद्योग में क्रांति आई, नए नए आविष्कार हुए, तो आवश्यकता के अनुसार और भी कई तरह की सीढ़ियों का निर्माण किया,
अर्थात केवल उस सीढ़ी तक ही सीमित नहीं रह गया जिस सीढ़ी का उपयोग हमारे देश में पहले केवल ऊंचाई पर चढ़ने में प्रयोग किया जाता था। वह नाम केवल सीढ़ी नाम से ही जाना जाता था, लेकिन औद्योगिक क्रांति के आने पर वह कई नामों में बदल गया, अर्थात उसका निर्माण किया, जैसे लिफ्ट। और यह लिफ्ट शब्द अपने वहाँ ज्यों का त्यों स्वीकार किया गया है। सीढ़ी के स्थान पर यहाँ लिफ्ट, एलिवेटर, एस्केलेटर, यह जितने शब्द हैं वह सीढ़ी के ही मिलते जुलते शब्द हैं जो अलग अलग आविष्कार किया गया और इनका उपयोग किया जाता है, जबकि अपने वहाँ केवल सीढ़ी शब्द ही पर्याप्त था। भारत में एकमात्र ऐसा साधन जिससे ऊंचाई पर चढ़ा जाए उसको सीढ़ी कहा गया। अब भारतीयों के लिए ये बिल्कुल नए शब्द हैं, अर्थात जहाँ हम सीढ़ी का प्रयोग करते हैं वहाँ लिफ्ट का, एलिवेटर का, एस्केलेटर आदि शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है वह हमारी सीढ़ी से कुछ अलग है, जो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। अर्थात हमारे वहाँ ऊपर चढ़ने के लिए केवल प्रयोग में लाए जाने वाली जो वह साधन था उसको सीढ़ी कहा गया। आज उसे औद्योगिक क्रांति के माध्यम से उसे 3 नाम दे दिया गया, लिफ्ट भी कहा गया, एलिवेटर कहा गया, एक्सेलेटर कहा गया। इस प्रकार यह भारतीयों के लिए बिल्कुल नया शब्द है और इसलिए भारतीय भाषाओं में इसके लिए अलग अलग नाम द्रष्टव्य नहीं होते, अर्थात सबका अर्थ केवल हम सीढ़ी के रूप में प्रयोग करते हैं, कहीं दिखाई नहीं देते। अर्थात भारतीय भाषा में पूछा जाए कि सीढ़ी के अतिरिक्त ऊपर चढ़ने के लिए और कौन कौन से साधन हैं, तो यह भारतीय भाषा में कहीं दिखाई नहीं देंगे, द्रष्टव्य नहीं होते, अर्थात दिखाई नहीं देते। इस स्थिति में उन शब्दों को यथावत ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, तो हमें इन शब्दों को ज्यों का त्यों ग्रहण करके और उसका उपयोग करके उस पर विचार करके दूसरों को समझने और समझाने के योग्य बना करके स्वीकार कर लेना चाहिए। इसमें हमारे लिए कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। और फ्रेंच और लैटिन भाषाओं से अंग्रेजी ने ऐसे ही कई शब्दों को आत्मसात कर लिया और अंग्रेजी से रूसी ने, अर्थात जो जिस देश में जिस भाषा में ऐसे नए शब्द आए विज्ञान के आविष्कार के फलस्वरूप, तो उन शब्दों को जो देश में इसका उपयोग किया जाने लगा तो उन शब्दों को ज्यों का त्यों वैसे ही स्वीकार कर लिया गया। जैसे अभी बताया गया कि फ्रेंच और लैटिन भाषाओं में अंग्रेजी ने ऐसे ही कई शब्द को आत्मसात कर लिया, अपने साथ लगा लिया, अर्थात वह अंग्रेजी भाषा का शब्द न रहते हुए भी फ्रेंच और लैटिन भाषा का शब्द होते हुए भी अंग्रेजी में उसे ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया गया। उसी तरह से अंग्रेजी से रूसी में स्वीकार कर लिया गया। कभी कभी एक ही भाव के होते हुए भी उसके द्वारा ही उसके अन्य पहलू अथवा स्तर साफ व्यक्त नहीं होते। भाव तो एक ही रहते हैं लेकिन दूसरा पक्ष उसको साफ या स्पष्ट करने में अक्षम हो जाता है। आप देखेंगे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिसका भाव तो एक ही होता है लेकिन वह उसको व्यक्त किया जाए तो दूसरा व्यक्ति उसे समझने में काफ़ी कठिनाई का सामना करेगा। उस स्थिति में अपनी भाषा में ही उपस्थित विभिन्न पर्यायवाची शब्दों का सूक्ष्म भेदों के साथ, अर्थात कुछ थोड़ा बहुत भेद रहते हुए भी हमें उसे प्रयोग करना पड़ता है। उसको थोड़ा बहुत पर्यायवाची के रूप में, पर्याय के रूप में कुछ अर्थ के वह व्यक्त करने में थोड़ा भेद जरूर रहता है, फिर भी हम उसे पर्यायवाची के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में दिया गया है, उष्ण एक भाव है, अर्थात उसको भाववाचक संज्ञा कहा गया है। उष्ण कहीं दिखाई नहीं देता है बल्कि उसे महसूस किया जाता है, उष्णता का भाव। और यह उष्ण शब्द एक भाव, जब किसी वस्तु की उष्णता के बारे में कहना हो तो हम ऊष्मा कहते हैं, अर्थात वह उष्ण शब्द उष्मा में बदल गया।
और वह उष्मा उसका उष्ण का पर्यायवाची हो गया और परिणाम के संदर्भ में उसी को हम ताप कहते हैं। अर्थात तीन शब्द बन गए, एक उष्ण, एक उष्मा और एक ताप। जबकि यह हमारे लिए पर्यायवाची शब्द हो गए, उष्मा, उष्ण और ताप, जो थोड़ा बहुत भिन्नता, इसके अर्थ में थोड़ा बहुत भिन्नता होते हुए भी हम इसे स्वीकार कर लिए। वस्तुतः अपनी मूल भाषा में उष्ण, उष्मा, ताप, इनमें उतना अंतर नहीं जितना अब समझा जाता है। पहले इसको एक ही अर्थ में लिया जाता था, अब उसमें काफ़ी अंतर आने लगा है। पहले अभ्यास की कमी के कारण जो शब्द कुछ कटु या विपरीत से प्रतीत हो सकते हैं, वे ही कालांतर में मामूली शब्द बनकर सर्व प्रचलित होते हैं। जैसे नए शब्द आते हैं तो लोग उसका उपयोग करने में सामान्य व्यक्तियों के लिए कठिनाई आती तो है, लेकिन धीरे धीरे प्रयोग होते होते वह जनसाधारण की भाषा बन जाती है और सभी लोग उस शब्द को उस भाव के पक्ष में उस शब्द को याद कर लेते हैं और यहाँ तक कि छोटा बच्चा भी उसे बड़े आसानी से बोल लेता है, समझ लेता है। ऐसे ही नए शब्दों के आगमन से जो भाषा में नवीनता आई वह नई पीढ़ी के लिए बड़ी सरल हो जाती है। इसलिए कहा गया कि कालांतर में अर्थात कुछ समय के बाद मामूली शब्द बनकर सर्व प्रचलित अर्थात सभी लोगों के वह उपयोग में आने लगता है। तब यह भाव समाप्त हो जाता है कि यह कहाँ का शब्द है, कैसा शब्द है, कहाँ से आया। इस तरह से कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है, बल्कि उसे हम उस भाव में स्वीकार कर लेते हैं। नवीनीकरण में कितना ही प्रशस्त कार्य क्यों न हुआ हो, अर्थात प्रशंसा कार्य क्यों न हुआ हो, उस प्रक्रिया में यह भूलना नहीं चाहिए कि भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है। अर्थात भाषा की अभिव्यक्ति सुस्पष्टता के साथ होनी चाहिए, जिसमें पूरी तरह से अस्पष्टता हो। यदि सुस्पष्टता का एवं निर्दिष्टता से कोई भी भाषा वंचित रहे तो वह भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकेगी। अर्थात कुछ दिन के लिए तो वह चलेगी, लेकिन वह स्थायी नहीं उसमें रह पाएगा, जिसके कारण वह बहुत ही कम समय में समाप्त हो जाएगी। इसलिए उसमें अभिव्यक्ति की सुस्पष्टता अनिवार्य होती है। नए शब्दों के निर्माण में भी यही बात सोचनी चाहिए। इस संदर्भ में यह भी याद रखना चाहिए कि हम पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर, अर्थात पूर्वाग्रह जो पहले से हमारे मन मस्तिष्क में बैठ गया है, उससे मुक्त हो जाएं और मुक्त हो करके ही उस शब्द की मूल आत्मा तथा सार्थकता पर उन्मुक्त विचार कर सकें। ऐसा न हो कि हृदय में किसी कटु भावना को लेकर के उस शब्द से ही नफरत करने लगें कि यह विदेशी शब्द है, इसे हम अपने देश में स्वीकार नहीं करेंगे, हम अपने भाषा में स्वीकार नहीं करेंगे, तो यह उचित नहीं होगा। अंग्रेजी भाषा शासकों की भाषा रही और भाव दासता की निशानी है। अर्थात अंग्रेजी बोलने वाले निश्चित रूप से भारत में वह पूरी तरह से शासक थे और भारतीय लोगों के लिए वह दास भाव की स्थिति को पैदा करते थे। इसलिए ऐसा सोचकर यदि हम नए शब्दों का निर्माण करने में लग जाएं तो नुकसान हमारा ही होगा। अर्थात उनके द्वारा जो दिए गए शब्द हैं उसको हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, उससे किसी पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर के उसको त्याग नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। नहीं तो नुकसान हमारा होगा, हम विकास की गति में बहुत पीछे छूट जाएंगे, नए शब्द मिलेंगे नहीं और उससे हम वह पूर्वाग्रह के कारण नफरत करने लगेंगे, तो फिर वह शब्द से हमारा समाज, हमारा देश वंचित रह जाएगा। इसलिए हमें उसे तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। अंग्रेज़ों का नहीं, उर्दू में प्रयुक्त अरबी और फारसी के शब्दों को जो इस्लाम धर्म को ज्ञापित करने वाले हैं, हिंदी वाले त्यागना आरंभ करें तो हिंदी भाषा
सहज भाषा न रहकर एकदम बनावटी बनेगी, अर्थात उससे हमारी भावनाओं को व्यक्त नहीं किया जा सकेगा जो हम चाहते हैं। इसलिए हमें किसी भी भाषा, किसी भी देश की भाषा अगर हमारे विचारों को ढोने में, हमारी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाने में सक्षम है तो उसे हमें निश्चित रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर के उससे नफरत करने लगें, तो निश्चित रूप से हमारी हिंदी भाषा का ह्रास होगा और यह हमारे सहज भाषा जो है वह बनावटीपन के कारण लोगों से अछूता रह जाएगा। आज इस भाषा और आधुनिकता के तृतीय भाग में जो अंतिम अन्वित चल रहा था उसका शेष भाग कल फिर दिया